चलो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी जिसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं, इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है इसका। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है मतलब डेबिट क्रेडिट भी होंगे इसमें। दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है? अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस मींस जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी between residents of a country and rest of the world in a given period of time। एक साल का ही बनता है जनरली है। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी एक साल में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट्स का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन हो रहा है, वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट में लिखा जाता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की लेफ्ट हैंड साइड इनफ्लो की होती है, यानी फॉरेन एक्सचेंज अगर इंडिया में आ रहा है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इनफ्लो में लिखा जाएगा, और अगर आउटफ्लो है यानी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से जा रहा है, यहां से पेमेंट हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, तो आउटफ्लो यानी राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो इनफ्लो है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड जो आउटफ्लो है उसे डेबिट साइड बोलते हैं। अब इसमें भी इसके दो पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे कंट्री के एसेट्स लायबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और कैपिटल अकाउंट वो है जिनसे एसेट्स लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ता है। करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स इनफ्लो में और आउटफ्लो में आती हैं, एक एक करके इसको समझ लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल से कुछ और चीजें समझेंगे। पहले देखो करंट अकाउंट में इनफ्लोज में क्या क्या आता है। इनफ्लो यानी फॉरेन करेंसी आ रही है कंट्री के अंदर, रिसीव कर रहे हैं। पहले तो है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को तो फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करते हैं। मान लो इंडिया से हमने कुछ गुड्स हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए, मान लो मेडिसिन एक्सपोर्ट की यूएस में, तो यूएस डॉलर में पेमेंट रिसीव की, तो यूएस डॉलर आ रहा है एक्सपोर्ट करने पर। और अगर यही हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं यूके में कहीं तो पाउंड आएंगे। तो यानी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, बदले में क्या रिसीव कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का ये इनफ्लो हो गया। अगर हम ऐसे ही इंपोर्ट करें और फिर पेमेंट करनी होती है, अगर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट अगर फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। तो गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इनफ्लो है, इंपोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो होगा। इसी तरह से सर्विसेज, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। सर्विसेज का कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है? जैसे मान लो हमने कोई मशीनरी फॉरेन से परचेज की थी, वो तो गुड्स हो गई, वो तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आ गया। अब वो मशीनरी खराब हो गई और उसका जो इंजीनियर है इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हमने एक फॉरेन के एक इंजीनियर को कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि ये मशीनरी कैसे ठीक होगी। उसने हमें वीडियो कॉल पे बता दिया कि इस तरह से ठीक होगी, और यहां से हमने ठीक करवा ली, और उसके बदले में उसको उसकी सर्विसेज के बदले में हमने यहां से फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर दी। तो हमने क्या लिया उस इंजीनियर से? सर्विसेज लिए। सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ और उसको हमने पेमेंट कर दी। सेम ऐसे ही सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ के कोई इंजीनियर है, मान लो ये कुछ बता देता है और ये बदले में पेमेंट ले लेता है, तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो गया। अब कोई ये टीचर है इंडिया में बैठा है और ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है फॉरेन के किसी स्टूडेंट को, और वहां से फीस रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सर्विसेज का एक्सपोर्ट, पेमेंट आ रही है इसमें। तो इस तरह से कोई भी सर्विसेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होंगी और उसमें फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन होगा तो वो भी बीओपी में आएगा। तो अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ का टीचर किसी फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और बदले में फीस रिसीव कर रहा है, तो ये सर्विस का एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि टीचिंग सर्विसेज दी जा रही हैं और बदले में क्या आ रहा है? फॉरेन करेंसी आ रही है, तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो गया। तो ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज यानी कि इनविजिबल आइटम्स। ऐसे ही एग्जांपल जो दिया था अभी इंजीनियर का, इंजीनियर से हमने सर्विसेज ली थी तो सर्विसेज का हो गया इंपोर्ट, और बदले में हमने फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर दी, ये हो गया इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इसलिए आउटफ्लो में आया है क्योंकि पेमेंट हो रही है। इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज। तो ये तो बात हो गई गुड्स की और सर्विसेज के एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। गुड्स हो या सर्विस,
अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट लेंगे, तो ये इनफ्लो में आएगा। गुड्स हो या सर्विस, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, आउटफ्लो में आएगा। तो इस तरह से गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। इसके बाद है यूनिलैटरल ट्रांसफर जो होते हैं, यूनिलैटरल यानी वन साइडेड। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, इसमें तो गुड्स या सर्विसेज जा रही हैं और बदले में पेमेंट आ रही है। यूनिलैटरल रिसीट हो या यूनिलैटरल पेमेंट, इसमें कुछ बदले में दिया नहीं जा रहा होता, सिर्फ पेमेंट आ रही होती है या पेमेंट जा रही होती है। जैसे आपका कोई रिलेटिव है फॉरेन में और उसने आपको कुछ गिफ्ट भेज दिया फॉरेन करेंसी में, तो ये फॉरेन करेंसी में आप इंडिया में क्या हो गया, इनफ्लो आ गया। तो ऐसे ही अगर आपने गिफ्ट कर दिया किसी फॉरेन में किसी रिलेटिव को, तो ये भी क्या हो गया, यूनिलैटरल पेमेंट हो गई, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो गया। तो वन साइडेड पेमेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया गिफ्ट का, गिफ्ट लेना या गिफ्ट देना यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गई, यूनिलैटरल पेमेंट्स हो गई या यूनिलैटरल रिसीट्स हो गई। तो गिफ्ट अगर आ रहा है तो यूनिलैटरल रिसीट्स, गिफ्ट अगर जा रहा है तो यूनिलैटरल पेमेंट्स। इसी तरह से कुछ हेल्प हो सकती है, जैसे मान लो इंडिया के अंदर कोई अर्थक्वेक आ गया, तो इंडिया ने फॉरेन की किसी कंट्री से हेल्प रिसीव की है, मींस उन्होंने कुछ फॉरेन करेंसी में इंडिया में दान दे दिया कि चलो ये हमारी तरफ से हेल्प है जो अर्थक्वेक से नुकसान हुआ है उसके लिए, तो ये भी एक यूनिलैटरल पेमेंट ही है। तो ऐसे ही इंडिया किसी कंट्री की हेल्प कर सकता है इसी तरीके से। तो इस तरह से यूनिलैटरल रिसीट और यूनिलैटरल पेमेंट वन साइडेड पेमेंट होती है, बदले में कुछ नहीं आ रहा होता, तो ये भी करंट अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद है इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। अगर मान लो इंडिया के किसी रेजिडेंट ने फॉरेन के किसी भी कंट्री में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पर दिया हुआ है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए हैं फॉरेन में, मान लो किसी इंडियन ने रेजिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी से शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो डिविडेंड पे करेगी। तो इन्वेस्टमेंट पर कुछ रिसीव हो रहा है, और वो जो डिविडेंड पे किया फॉरेन कंपनी ने, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने, वो फॉरेन करेंसी में पे किया, तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो गया। ऐसे ही किसी कंपनी के अगर डिवेंचर खरीदे होंगे तो रिसीव क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो अगर फॉरेन करेंसी में मिल रहा है तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो गया। अब मान लो किसी इंडियन रेजिडेंट ने जापान में कोई प्रॉपर्टी परचेस की हुई है, उसको रेंट पर दिया हुआ है, वहां से रेंट आ रहा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट पर आने वाला रिटर्न हो गया, इनकम हो गई। तो ये हो गई इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। इसी तरह से जैसे इंडियंस ने बाहर की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई और वहां से रिटर्न आ रहा है, ऐसे ही फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और उनको रिटर्न जाता है। उन्होंने अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहां से डिविडेंड जाएगा, वो अगर फॉरेन करेंसी में जा रहा है तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो गया। तो इनकम पेड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, तो इंडिया में अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस पर हम इनकम पे कर रहे होते हैं फॉरेन करेंसी में, तो वो हो गया इनकम पेड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हो गए करंट अकाउंट के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। क्लियर? तो यूनिलैटरल में मैंने बताया था कि वन साइडेड पेमेंट होती है, अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है तो वो यूनिलैटरल पेमेंट है। गिफ्ट यहां से इंडिया से किया गया तो यूनिलैटरल पेमेंट है, और रिसीव हुआ है फॉरेन करेंसी में, इंडियन रेजिडेंट को रिसीव हुआ है किसी फॉरेनर से, तो वो यूनिलैटरल रिसीट्स हो गया। ठीक है, ये तो हो गया करंट अकाउंट। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट। जैसे बता रहा था, कैपिटल अकाउंट में वो आइटम्स आती हैं जिनसे एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर बोरो करते हैं, अगर इंडिया ने किसी फॉरेन करेंसी में बोरो किया है किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन कंट्री से या वर्ल्ड बैंक से, तो बोरो किया तो फॉरेन करेंसी आ गई, लेकिन इससे लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसलिए इसको हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं रिसीट्स में, अगर बोरो किया है। ऐसे ही इंडिया अगर किसी फॉरेन कंट्री को लेंड करता है, उधार देता है, तो वो लेंडिंग इंडिया की तरफ से जा रहा है पैसा, तो आउटफ्लो में आएगा, डेबिट साइड यानी आउटफ्लो में आएगा। तो इंडिया अगर बोरो करती है तो क्रेडिट साइड यानी इनफ्लो, और अगर इंडिया अगर लेंड करती है, उधार देती है, तो आउटफ्लो हो गया, लैंडिंग्स में आएगा कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? अगर जैसे बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट एसेट परचेज की
तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई, उस पर इनकम आ रही थी। यहां पर इन्वेस्टमेंट परचेज करना और इन्वेस्टमेंट सेल करना, ये दोनों ही कैपिटल अकाउंट में आते हैं। सेल ऑफ एसेट, अगर कोई एसेट बेच दी, मान लो गोल्ड बेच दिया या कोई और एसेट बेच दी, तो उससे पैसा आएगा। और अगर कोई एसेट परचेज कर ली, फॉरेन कंट्री से कोई एसेट परचेज कर ली, तो पैसा जाएगा, करेंसी का आउटफ्लो होगा। तो परचेज ऑफ एसेट आ गया कैपिटल अकाउंट के अंदर आउटफ्लो में, और सेल ऑफ एसेट से इनफ्लो होता है, इसलिए वो इनफ्लो में आ गया। क्लियर? तो ये टोटल हो गए इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। समझ आ गए? अब इसमें मैं कुछ अमाउंट लिख रहा हूं ताकि हमें कुछ और टर्म्स समझ में आए। इसमें एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स है 3000 का, और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स है 4000 का। एक्सपोर्ट में हमें रिसीट हुआ है, इनफ्लो है 3000 का, 3000 की फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ है, और 4000 का यहां पेमेंट है। तो आप देखो इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो 3000 माइनस 4000, तो -1000 आ रहा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यहां पर -1000 आ रहा है, मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है, डेफिसिट में है, सरप्लस में नहीं है, तो अनफेवरेबल है। इसके बाद ऐसे इनविजिबल आइटम्स का ले, तो एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इस इनफ्लो में से ये आउटफ्लो अगर माइनस करते हैं तो 2500 माइनस 2000, 500 आता है, पॉजिटिव आ रही है। इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, और वो आ रहा है 500। ये पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है। इसी तरह से यूनिलेटरल रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड और इनकम पेड भी है। करंट अकाउंट का अगर टोटल करते हैं तो 7000 इनफ्लो में है और 9500 आउटफ्लो में है। तो करंट अकाउंट ओवरऑल अनफेवरेबल है, क्योंकि इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में बोरिंग्स हुई है 4500 की, जबकि लैंडिंग हुई है 3500 की। सेल ऑफ एसेट से इनफ्लो आया 1000 का और आउटफ्लो हुआ है 3000 का। ओवरऑल देखें तो यहां पर कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो है 5500 का और आउटफ्लो है 6500 का। तो फिलहाल कैपिटल अकाउंट भी अनफेवरेबल है। ओवरऑल देखें इनफ्लोस कितने हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के मिलाकर, 7000 प्लस 5500, 12500 के इनफ्लोस हैं, और आउटफ्लो कितने हैं 9500 प्लस 6500, 16000 के आउटफ्लो हैं। आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। तो जो डिफरेंस आ रहा है 3500 का, वो कहां से पे होगा? क्योंकि इनफ्लो तो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। अगर किसी भी पर्सन की मान लो इनकम, एक इंडिविजुअल की बात करता हूं, यहां पे तो पूरे नेशन की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी इनकम कम है और उस दिन उस महीने में उसको एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है, सैलरी तो कम आ रही है उसकी लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है। मान लो कोई फेस्टिवल आ गया, घर में फंक्शन आ गया, तो उस पंथ में उसको ज्यादा पेमेंट करनी है, तो वो कहां से करेगा? उसकी जो पास्ट सेविंग है उसमें से करेगा। उसकी पास्ट सेविंग कम हो जाएंगी। इसी तरह से कंट्री में भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखा जाता है, गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। तो अगर किसी साल में इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो पेमेंट तो करनी है ना, तो पेमेंट कहां से होगी? वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पेमेंट होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है, और ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आई है, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये एक कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। कितना कम पड़ रहा है? 3500।
तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, रिसीट में। इसको हम रिसीट साइड पर लिखते हैं। कितना कम पड़ रहा है? 3500। तो यहां रिसीट में लिखा जाएगा, इससे रिजर्व डिक्रीज होगा ना, तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और कितना चेंज हुआ? 3500। अब इससे कैपिटल अकाउंट के इनफ्लोस कितने हो गए? 9000 के। और कैपिटल अकाउंट के आउटफ्लोज वो 6500 के हैं। अब अगर मुझे देखना है कि टोटल इनफ्लो कितना है, तो 7000 प्लस 9000, 6000 टोटल, 16000 टोटल इनफ्लो हो गया। और 9500 प्लस 6500, 16000 टोटल आउटफ्लो हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अल्टीमेटली बैलेंस होना ही पड़ता है। अगर कमी पड़ रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज आएगा। अगर इनफ्लोस कम है, आउटफ्लोस ज्यादा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट जो करनी है वो रिजर्व से करनी पड़ेगी। तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिक्रीज हुआ है 3500, रिजर्व में कमी आई है। इसके उल्टा अगर इनफ्लोस ज्यादा होते और आउटफ्लो कम होते तो फिर रिजर्व इंक्रीज होता। तब कैपिटल अकाउंट के आउटफ्लो साइड पर हम लिखते इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या लिखते? इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर इनफ्लो ज्यादा है तो इंक्रीज होगा, और आउटफ्लो ज्यादा है तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज आएगा इनफ्लो साइड पर और इंक्रीज आएगा आउटफ्लो साइड पर। क्लियर हुआ? अब यहां पर ये जो हमने अभी तक पढ़ लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें ये जो लास्ट वाली आइटम है ना, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके पहले की आइटम्स हैं, ये आई थी, इसके पहले की आइटम जितनी भी हैं ये, इनको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस आइटम्स। और इस लाइन के नीचे डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आया है, इंक्रीज भी आ सकता था, उसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। इस लाइन के ऊपर जो आइटम्स है ऑटोनॉमस आइटम्स है, और इसके नीचे वाली अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये ऑटोनॉमस आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, और ऑटोनॉमस आइटम्स को हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। ये जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं, इसके पीछे पर्पस होता है, इकोनॉमिक पर्पस होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ये इस तरह के पर्पस होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई पर्पस नहीं होता अकोमोडेटिंग, ये तो बस बैलेंस आता है इन दोनों में से। ठीक है, इसकी और थ्योरी आगे पढ़ेंगे तो ये और बातें समझ में आएंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ में आ गया क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स, इसका डिफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अल्टीमेटली बैलेंस होना ही पड़ता है, चाहे उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिक्रीज आए या फिर इंक्रीज आए। अब इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं थोड़े।